हेलो एवरीवन। सो टोटल आज हम 5 टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक करंट अफेयर से जोड़कर आप देख सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक है पहले इसको हम देख लेते हैं। सो पहला है ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स 2023। नेक्स्ट है CRIII O फॉर गुड मॉड्यूल। नेक्स्ट है कोनोकार्पस प्लांट पे प्रतिबंध लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, किसके द्वारा, आखिर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा था, इसको देखेंगे। नेक्स्ट है 2023 का रसायन विज्ञान को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, क्या इनकी उपयोगिता है और जो इनोवेशंस का रास्ता खोला गया है और उसका जो भविष्य है उसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होगा। और लास्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस का इनिशिएटिव लिया गया है, आखिर डॉल्फिन ही क्यों चूज की गई, क्या इसका इनोवेशंस आने वाले समय में कारगर हो पाएगा। सो ये सब सारे टॉपिक है जिसपे कि हम बिल्कुल एनालिटिकल तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर इन टॉपिकों को आप जान चुके हैं, न्यूज़पेपर से कवर कर चुके हैं, मैगजीन से कवर कर चुके हैं, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर देना। अदरवाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिकों को रीडिंग में अपने नहीं ला पाए अभी तक तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। ओके, पहले इसको बात कर लेते हैं कि जो भारत का स्थान आया है वह 40वां स्थान है भारत का। अब बात आता है कि ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो यह वैश्विक बौद्धिक संपदा, ओके, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। एक्चुअली ये जस्ट वेट, इसको ना विश्व कर लो आप। ओके, विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा यह इंडेक्स पब्लिश किया गया है। एग्जाम में भी ये पूछ ले कि रैंकिंग ना पूछ के, स्थान ना पूछकर आपसे पूछे कि ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स 2023 है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा यह पब्लिश किया गया है। ठीक है, अगर बात करें ओवरव्यू का तो 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का, जस्ट वेट, 132 अर्थव्यवस्थाओं में जो भारत का स्थान है वह 40वां स्थान आया है। अगर इस रिपोर्ट में 2015 की बात करें तो 2015 में भारत का स्थान 81 नंबर पे था। आप इस गैप से इस रिपोर्ट के इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं कि 2000 आज का समय 2023 है। ओके, 2023 में 40वें नंबर पे है ग्लोबल इनोवेशंस में, और यही जो कंट्री भारत है 2015 में 81 इसका स्थान आया था। 132 अर्थव्यवस्थाओं का तुलना कर यह पैरामीटर रिलीज किया गया है, विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। तो आई होप सो कि इसके हम सारे जो एंगल है उस पर हमने बात कर लिया। प्लीज़ आप इसको नोट कर लेना। चलिए, नेक्स्ट है CRIII O फॉर गुड मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखना कि यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यह किसका इनिशिएटिव है, तो याद रखना कि ये जो इनिशिएटिव है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ओके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, BCCI और यूनिसेफ, ओके, यह यूनिसेफ का इनिशिएटिव है। किस जगह पर इसकी लॉन्चिंग की गई, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो एग्ज़ाम में भी इसका इम्पोर्टेंस में भी एक अच्छा खासा बने। तो याद रखना अहमदाबाद में यह स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद BCCI और यूनिसेफ का यह इनिशिएटिव है। तो आई होप सो कि हमने इस पर बात कर लिया। अब जो
CRIIIO4 गुड मॉड्यूल है, यह इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। यह जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, यानी लड़का लड़की का जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा देता है। क्लियर? और ऑनलाइन जीवन कौशल को बढ़ाने का यह मॉड्यूल है। क्लियर? तो हमने देख लिया किस मंत्रालय के द्वारा, किसका इनिशिएटिव है, किस जगह पर इसको लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और किस जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। चलिए, थर्ड टॉपिक है कोनोकार्पस जो प्लांट है पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप जैसा कि चित्र में देख रहे होंगे कि यह कोनोकार्पस प्लांट है। ठीक है, इसको स्पेशली हरित आवरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, हरित आवरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। अचानक इसको क्यों बैन किया गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। सो अगर बात करें बैन का, तो ये गुजरात राज्य के द्वारा इसको बैन किया गया है। एक्चुअली अब विदेशी मैग्रो प्रजाति का यह पौधा है, ये भी आप नोट कर लेना। विदेशी मैग्रो प्रजाति का यह पौधा है। ठीक है, क्लियर? सो इसके बारे में हमने देख लिया। और इसका जो स्थानीय नाम है, इसको सप्तपर्णी कहा जाता है। सप्तपर्णी कहा जाता है। तो हो सकता है कि विदेशी मैग्रो वाला जो शब्द है इसको हिडन करके आपसे पूछे कि सप्तपर्णी जो पौधा है उसको हाल ही में बैन किया गया है, किसके द्वारा? तो आप बताएंगे कि गुजरात राज्य के द्वारा बैन किया गया है। अब बात करें कि इसका कारण क्या है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कारण क्या है। तो पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण। क्लियर? सो कारण क्या था? पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण इसको बैन किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात राज्य के द्वारा। इसका इस्तेमाल क्या किया जा रहा था? इसका बहुत जोरों से हरित आवरण ग्रीनरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर इसकी बात करें स्पेसिफिक नाम का, तो विदेशी मैग्रो प्रजाति का यह पौधा है। स्थानीय रूप से इसको हम सप्तपर्णी के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 4 पे बात करते हैं। 2023 का जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है? सो पहले से यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप देखिए। ओके, मोंगी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी। ठीक है, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो याद रखना, क्वांटम डॉट्स के लिए इनको यह पुरस्कार 2023 का दिया गया है। अगर बात करें मोंगी की और एलेक्सी का, तो 1980 में इन्होंने क्वांटम डॉट्स का, इनको आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो लुइस ए ब्रूस हैं, इन्होंने 1993 में जो क्वांटम डॉट्स है इसको इनोवेट किया और प्रसिद्धि दिलाई, और इसमें और ज़्यादा इन्होंने खोज को प्रोत्साहित किया। क्लियर? अब बात आता है कि क्वांटम डॉट्स आखिर है क्या। ठीक है, तो आप क्वांटम डॉट्स को नैनो पार्टिकल के रूप में जानिए कि जो क्वांटम डॉट्स है एक नैनो पार्टिकल है। अब इसका इस्तेमाल क्या है, आखिर इसको इतना प्रोत्साहन क्यों दिया गया है? तो आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर,
और कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन सेक्टर में इसका बहुत जोरों पे इस्तेमाल होने वाला है और आने वाले समय में जो आने का भविष्य है, समय है आगे का, वो नैनो पार्टिकल का ही समय आने वाला है। तो हेल्थ सेक्टर में यानी कि बहुत ही ये जो नैनो पार्टिकल है इसके द्वारा एक ह्यूमन बॉडी का थेरेपी इलाज किया जा सकता है, जहाँ तक एक मानव पहुँच नहीं सकता है, मे बी नैनो पार्टिकल वहाँ तक पहुँचे और इलाज को संभव बनाए। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको पता है कि आज का इनोवेशंस का दौर है कि आज के समय में नैनो का कितना डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हो रहा है। साथ ही साथ कम्युनिकेशंस के फील्ड में भी नैनो पार्टिकल का आने वाले समय में काफ़ी जोरों पे डिमांड होने वाली है। ये नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना, मोंगी जी, बवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी इनको, ये 3 लोग हैं जिनको कि क्वांटम डॉट्स के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। आज का लास्ट टॉपिक है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस क्यों, क्या महत्व है, क्यों मनाया जा रहा है। तो ये डेट आप याद रखना, 5 अक्टूबर, जस्ट वेट, 5 अक्टूबर का डेट आपको याद रखना है। अब से हर साल 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस यानी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये डॉल्फिन का चित्र है, तो आई होप सो कि आप इसको पहले से जानते होंगे, मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लगा दिया हूँ। तो 5 अक्टूबर का डेट है, सो आई होप सो कि आप इसको जान गए कि यह डेट क्या है। क्लियर। जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह डेट 5 अक्टूबर रखा गया है। ये इनिशिएटिव किसका है, क्यों ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, जो अनाउंसमेंट है इस डेट का केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, इसका क्या फायदा होने वाला है, आखिर इसका क्या इनिशिएटिव है, क्यों डॉल्फिन को ही चूज किया गया। ठीक है, देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा डॉल्फिन है। ओके, गंगा डॉल्फिन है। क्लियर। सो भारत का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन रहती कहाँ पे है, इसका जो मेन घर है अगर बात करें तो गंगा है और गंगा की सहायक नदियों में इसका निवास स्थान है। ठीक है, जस्ट वेट। क्लियर। ओके, सो ये है, आप सपोज इसको गंगा मानिए। ठीक है, तो इसमें इसका रहन है। ठीक है, कुछ नदियाँ ऊपर से, कुछ नदियाँ नीचे से, यानी आप इसको समझने के लिए दायां और बायां कह सकते हैं कि दायां और बायां। ऊपर के क्षेत्र को आप बाईं ओर की नदी मानिए, बाईं ओर की नदी, और जो नीचे का पोर्शन है उसको दाईं ओर की नदी मानिए। ठीक है, मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, अभी उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहले हम इस टॉपिक पे चर्चा कर लें कि क्या है। देखिए जो गंगा डॉल्फिन है, क्लियर, जो गंगा डॉल्फिन है इसको नेशनल, जस्ट वेट, क्लियर, नेशनल, ओके, ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको प्लीज आप नोट कर लेना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सो नेशनल यूनियन फॉर
दी conservations clear national union for the conservations of nature रेड लिस्ट में इसको लुप्त जलीय जीव घोषित किया गया है। घोषित किया गया है किसको? गंगा डॉल्फिन को, याद रखना। गंगा डॉल्फिन को नेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट के सूची में गंगा डॉल्फिन को लुप्त प्राय घोषित किया गया है। अगर हम गंगा डॉल्फिन के क्वालिटीज की बात करें कि गंगा डॉल्फिन की क्वालिटीज क्या है, तो जो गंगा डॉल्फिन है यह स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी का संकेतक भी है। जो गंगा डॉल्फिन है ना, वो स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी का एक आदर्श संकेतक भी माना जाता है। ठीक है, तो इसको अगर डेट को हम नोटिफाई कर दिए कि जो 5 अक्टूबर है वह राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये रहती कहाँ है, इसका पर्यावास कहाँ पे है, कहाँ पे इसका निवास है? तो ये रहती है नदियों में। कहाँ पे रहती है? गंगा में और उसकी सहायक नदियों में रहती है। तो इसको दिक्कत ना हो, इसको कोई परेशानी ना हो, वैसे ही इसको नेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया है। तो आखिर क्या कारण है कि ये लुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं? तो जो पानी है उसका शुद्धता का जो लेवल है उस पे लोगों का नज़र जाएगा। जो नदी होती है उसका डाइवर्जन को रोका जाएगा। कहीं कहीं पे आज के समय में देखेंगे कि अच्छी खासी नदी का फ्लो रहता है, कुछ समय के बाद देखते हैं कि नदी बिल्कुल एक नाले के रूप में निकल रही होती है, सूखी हुई होती है। तो ऐसी जो स्थिति है वो गंगा डॉल्फिन के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रही है, यानी डॉल्फिन प्रजाति के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रही है। तो जो 5 अक्टूबर का डेट है, जब इसको हम राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कर रहे हैं, डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित कर रहे हैं, तो जो गंगा है और गंगा के जो सहायक नदियां हैं उनके शुद्धता, उनके डाइवर्जन और उनके जो पॉल्यूशन है उसको ध्यान दिया जाएगा, उसको संरक्षण करने की बात करी जाएगी और हर भरसक कोशिश किया जाएगा कि जो गंगा है, गंगा के जो सहायक नदियां हैं, जो उप सहायक नदियां हैं, वो पॉल्यूशन से बच सके, वो प्रदूषण के चपेट में न आए। अब यहाँ बात हो गई गंगा डॉल्फिन की, तो बात कर लेते हैं गंगा नदी की, क्योंकि इनका जो पर्यावास है गंगा नदी ही है, तो इस पर बात कर लेते हैं और टॉपिक यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये गंगा नदी है। ठीक है, यहाँ पर दाईं ओर से आने वाली नदी और यहाँ बाईं ओर से आने वाली नदी को आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कि ऊपर हो गया दाईं और नीचे हो गया बाईं। क्लियर? आई होप आप इसको देख रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? जस्ट वेट, यहाँ बाईं कर लीजिए और यहाँ पे दाईं कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जस्ट वेट, रामगंगा, ओके, यहाँ पर यमुना, ओके। जो यमुना है, यमुना में 3 नदियाँ मिलती हैं और यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चंबल, जो चंबल है यमुना नदी में इटावा में मिलती है, इसको आप ई से इंडिकेट कर लीजिए। उसके बाद बेतवा नदी है, ओके, जो बेतवा नदी है उसके बाद केन है। क्लियर? चंबल, बेतवा और केन ये यमुना नदी में मिलती हैं, फिर यमुना नदी इन नदियों के साथ में गंगा नदी में मिलती है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गंगा है उसकी उप सहायक नदियाँ
कौन है? ऑप्शन में आपको 4 से 5 नदी दे देगी। तो याद रखना कि चंबल, बेतवा, केन, ये सब जो है गंगा की उप सहायक नदी है। सहायक नदी नहीं है, उप सहायक नदी है। जो यमुना है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, क्लियर। घाघरा, गंडक, क्लियर। घाघरा, गंडक, ओके, कोसी। ये जो नदियां हैं ये नेपाल से आने वाली नदी है, याद रखना। यह नेपाल से आने वाली नदियां हैं, तो इनको अलग से याद कर लेना। ठीक है, सोन नदी और टोंस, टोंस नदी, क्लियर। तो ये गंगा है। हमने एक ओवरव्यू बात कर लिया कि रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, यमुना, सोन, टोंस, ये गंगा की सहायक नदी हैं। एक्चुअली ये मैंने डिस्कशंस क्यों किया, क्योंकि अभी यूपी आरओ और एआरओ 2023 का एग्ज़ाम आ रहा है। उत्तर प्रदेश का बहुत फेवरेबल ये क्वेश्चंस है कि गंगा के दाईं ओर से आने वाली नदी और गंगा के बाईं ओर से आने वाली नदियों के आप नाम बताओ। जस्ट वेट, ठीक है, जस्ट यहाँ पर एक महानंदा भी रहेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अक्सर ये यूपी के क्वेश्चन में पूछा जाता है, सॉरी यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा के दाईं ओर से आने वाली नदी और गंगा के बाईं ओर से आने वाली नदी, वहाँ पर नाम आपको दिया रहेगा। तो याद रखना कि बाईं ओर से आने वाली नदी रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। जो घाघरा, गंडक, कोसी है नेपाल से आती है, महानंदा। जो दाईं ओर से आने नदी है वहाँ पर चंबल, बेतवा, केन, यमुना, सोन, टोंस। लेकिन जो चंबल, बेतवा, केन है यह गंगा की उप सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना, उप सहायक नदी है। जो बेतवा है वह हमीरपुर में मिलती है, यमुना में। ठीक है, और जो केन है वह बांदा में मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना कि चंबल इटावा में, बेतवा हमीरपुर में और केन बांदा में मिलती है। कहाँ? यमुना में, और यमुना जाकर मिलती है गंगा में। सो एवरीबॉडी, आज हम टोटल 5 क्वेश्चंस पे एनालिसिस किए हैं, और अगर कहीं पे छोटी सी या कोई भी त्रुटि हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। आई होप सो कि आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।